और एट प्रेजेंट मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट मनीष गुप्ता। क्योंकि हमारा स्कूल थोड़ा सा बेशक था तो हमारा सिटी में लेकिन लड़ाई में ज़्यादा फेमस था। और हमारे साथ एक और हमारा दोस्त था पहाड़ी, उसका नाम नेगी था, नेगी। तो हम तीनों जने साथ बैठा करते थे। एकदम से धाड़ बाड़ की आवाज आने लगी और पीछे देख रहा था गुट बज रहे हैं लड़कों में, और एक दूसरे को मारे दे दबा दब। और उसके बाद जब हम देख रहे हैं टीचर पे रिएक्शन, एक रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ रहा। कॉलेज स्कूल का बहुत तगड़ा था। तो भाई टीचर डरते थे स्कूल में। आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो एक तरह से इसे ना मैजिक प्लस फ्रॉड दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं ऑटो पे। अब उस टाइम जो है, आज से 5-7 साल पहले की बात है, तो उतनी ज्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं थी, और कहीं ना कहीं मैं भी लालच में आ गया था। लालच कहते हैं ना बुरी बला है, वो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट होते हुए देख लिया उस दिन, और सच में था। उसने मुझसे कहा कि मेरे पास 1200 नोट हैं ऐसे। मैंने कहा 1200 नोट, 20-25 लाख रुपए का आइटम। और उस टाइम ऐसा था कि 1 लाख देखने के लिए नहीं होता था, और उस टाइम 20-25 लाख एकदम से आ रहा। तो लालच इतनी बुरी तरह से मेरे को घेर चुका था ना कि मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे चाहिए। और यही गलती मैंने करी, मैंने अपने फादर से बात नहीं करी इसके रिगार्डिंग। मैंने कहा चलो कोई नहीं। भाई जब मैं स्टोरी सुनी तो भाई मैं तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भयंकर हमारा जैसा भाई और इन चीजों में पड़ गया। तो वही है ना कि जब आपको पैसा दिखता है ना तो आप मैंने अब देखो, आज आप सबके सामने रिवील कर रहा हूँ, मैंने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर तक को गिरवी रख के लाया था कि जब मेरा एडमिशन हुआ था जिस स्कूल में हम दोनों थे, तो वहाँ की फीस वाकई में ज़्यादा थी। और उसके बाद जो मेरी मदर है, उन्होंने अपने कान के इयरिंग्स को गिरवी रख करके, और फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। जैसे ही ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो मैंने 12th के 11th के बच्चे पढ़ाने स्टार्ट करे, अकाउंटेंसी, बीएसटी और इस तरह के सब्जेक्ट मैंने पढ़ाने स्टार्ट करे। कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकाल लेगा 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बट लेकिन अपनी बॉडी के लिए नहीं निकालेगा। आप रिपीट करो उस चीज को, और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप वहाँ सक्सेस जरूर होगे, और ये मेरी गारंटी आपको मैं दे रहा हूँ। और कहोगे तो मैं एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे दूंगा, और वकील की जुबान दे रहा हूँ। और इसके पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम सिंगल शुरू से रहे और अभी भी सिंगल ही हैं। आगे घर वालों की मर्जी, क्योंकि हम एक फूल एक माली वाला सीन है। आगे जो भी फ्यूचर रहे हमारे घर वालों, मुझके भाई बोल रहा है अभी। नहीं कि मैं अपने 6-7 बिजनेस मैंने ओपन कर चुका हूँ, और सक्सेसफुली 4 मेरे रन हो रहे हैं उसमें से। तो उसमें से एक जो है वो मैंने मॉडलिंग भी ट्राई की है। मैं अमेजन का जो ऑफिशियल मॉडल्स होते हैं जिन पे कपड़े ट्राई होते हैं, या नया आर्टिकल कोई भी आता है, सबसे पहले हम लोग को चेक होता है किस तरह से क्या है। फोटो भी लगा दूंगा यहाँ पे। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। मैं आपका होस्ट पहाड़ी दोस्त। तो आज का जो पॉडकास्ट होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो मेरे दोस्त भी हैं बचपन के, साथ ही साथ वो जिम ट्रेनर भी हैं और जिम ओनर भी हैं। और उन्हें मतलब उनकी जो सबसे बड़ी सक्सेस है वो एज अ मतलब बिजनेसमैन भी है। उनका खुद का बिजनेस भी है, मतलब अभी वो काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं और अपने बिजनेस से। पूछेंगे भाई की स्टोरी और कैसे कैसे उन्होंने किया। तो थैंक यू भाई मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। और अभी भाई से पूछेंगे भाई के नाम, थोड़ा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद भाई की कहानी सुनते हैं। तो पहले भाई का नाम पूछते हैं। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरा नाम मनीष गुप्ता है, और मैं बेसिकली नोएडा में रहता हूँ, सेक्टर 62 में। चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं भाई की, मतलब स्कूलिंग से रिलेटेड, और उसके बाद कॉलेज से रिलेटेड पूछते हैं। अभी तो स्कूल से ही पूछेंगे हमारी स्कूलिंग कैसे, मतलब कहाँ से हुई, और अभी भाई से पूछेंगे। तो भाई बताइए। देखो, आप सभी को बताना चाहूँगा, स्कूलिंग तो हम दोनों के साथ में ही हुई है, और हम लोगों ने नोएडा से पढ़ाई की है। तो सरकारी स्कूल के बालक नहीं है हम लोग, स्कूल के नोएडा से ही पढ़ाई करी है। और कॉलेज की अगर बात करूँ तो कॉलेज मैंने मेरठ से पढ़ाई करी है, सीसीएस यूनिवर्सिटी से। और एट प्रेजेंट मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट मनीष गुप्ता। आगे फर्दर देखते हैं क्या उसके बाद भाई से अगला क्वेश्चन पूछेंगे। भाई की जो स्कूलिंग में बहुत सारी स्टोरी है, भाई को पता है बहुत। हम जब बात करते हैं तो कई बार हंसते रहते हैं। तो भाई से पूछते हैं भाई ने क्या क्या, मतलब भाई की स्टोरी पूछते हैं, स्कूल में क्या क्या मतलब वो है अभी। देखो, एक किस्सा बताऊंगा हमारे स्कूल का, क्योंकि हमारा स्कूल थोड़ा सा बेशक था तो हमारा सिटी में लेकिन लड़ाई में ज्यादा फेमस था। तो अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, बाद में दिक्कत हो सकती है। तो उस स्कूल में क्या होता था, हम लोग से पढ़ रहे होते थे, तो हमारी गिनती एक होता ना कि मिडिल क्लास बच्चे जो होते हैं, मिडिल बेंच बैठने वाले, जो आगे की भी कड़ी और पीछे की भी कड़ी होती है। तो हम दोनों बच्चों को जोड़ते थे, आगे पढ़ंतरी को भी और जो पीछे बेकार होते। तो हम लोग मिडिल में बैठते थे हम दोनों। और हमारे साथ एक और हमारा दोस्त था पहाड़ी, उसका नाम नेगी था, नेगी। तो हम तीनों जने साथ बैठा करते थे, आगे पीछे करके बेंच पे। तो ऐसा एक किस्सा है कि टीचर हमारी अकाउंटेंसी क्लास थी, हम लोग अकाउंट से बैकग्राउंड से हैं। तो अकाउंटेंसी क्लास चल रही थी, हमारी एक मैडम थी, उसका नाम था शिवानी मैडम। अब शिवानी मैडम का किस्सा बताऊंगा आप लोगों को। तो उनको आदत थी गुटखा खाने की। अरे भाई, और गुटखा खाने की आदत थी उनको, और सुबह सुबह नहीं खाती थी वो। लास्ट लेक्चर में उनका ये सीन था, गुटखा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उनसे, वो करके ही बात करेंगे, चाहे तो कुछ भी पूछ लो। अगर तुमने बोला सही तो गलत तो उनके अलावा मुंह से कुछ नहीं निकलता।
तो उन्हीं के लेक्चर का एक इंसिडेंट है कि पीछे कुछ, अब क्या हुआ नहीं, हम लोग तो आगे पढ़ रहे थे, हमें नहीं पता, एकदम से धाड़ भाड़ की आवाज आने लगी और पीछे देख रहा था गुट्ट मच रहे हैं लड़कों में और एक दूसरे को मारे दे दबा दब। और उसके बाद जब हम देख रहे हैं टीचर पे रिएक्शन, एक रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ रहा। तो उस दिन हमें समझ में आया कि हमारे स्कूल का जो टोरा है वो बहुत खतरनाक है। तो ये हमारा किस्सा था, बहुत तगड़ा इंसिडेंट। और वो मैडम बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि लास्ट लेक्चर में आप चाहे कुछ भी लड़ाई कर लो, मार पिटाई कर लो, आपको हूं करके जवाब मिलता है, क्योंकि उन्होंने मुंह में गुटखा भरा हुआ था। अब ये खुलासा कैसे हुआ, तो बच्चे, आपको पता है बच्चे बहुत आतंकी होते हैं, बहुत ही ज्यादा खुरापाती होते हैं। तो लेक्चर में अब जब जवाब नहीं दे रही मैडम, तो उन्होंने क्या करा कि उनके पीछे पीछे गए, टीचर के पीछे। तो वो गई तो उन्होंने वॉश बेसिन में जाके, वॉशरूम में उन्होंने अपनी मतलब कुल्ली करी कि हाँ ठीक है, मुंह को वॉश करने के लिए। तो बच्चों ने देखा, उस दिन के बाद जो बच्चों ने फ्रिक लेनी स्टार्ट करी मैडम की, टीचर की। तो वो इंसिडेंट हमारे मतलब कॉलेज स्कूल का बहुत तगड़ा था। तो वही भाई टीचर करते थे स्कूल में। हाँ, मतलब खतरनाक सीन था उस टाइम का हमारा। भाई टीचर का कोई डर ही नहीं, मतलब ऐसे कि मतलब इतनी कुछ भी कर ले भाई, टीचर कुछ भी ना बोलेगा उनको। तो अरे ऐसा था ना कि खोड़ा और मतलब वहाँ पे यादव वादव को बहुत चलती थी। हाँ, वो हमारे कॉलेज स्कूल में ज्यादातर सोरखा के बच्चे थे, तो यादवों के थे। तो कहते हो कैसा होता है ना कि जब पैसे वाले बैकग्राउंड से होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको संस्कार थोड़े कमजोर मिले होते हैं। ऐसा नहीं है, आगे चल के वो सब भी सही बात है। आज के टाइम में मेरे बहुत सारे यादव गुजर भाई, बहुत सारे दोस्त हैं, सभी वेल एजुकेटेड है। और जो उस टाइम होता था ना, जबकि पैसा बहुत ज्यादा ही है अपने पास, तो वो कुछ इज्जत नहीं करते कि हाँ क्या है क्या नहीं। उस टाइम ऐसा हमने बहुत सारे सीन देखे कि जो टीचरों की इज्जत नहीं करी। और आज की डेट में देखो, पढ़ाई मैटर नहीं करती, आपको सक्सेस कितना वो मैटर करती है। उनको बहुत बहुत पैसा है, बहुत। आज की डेट में देखो जितने भी सोरखा के हो गए, सरहबात हो गए, सब किराएदारी पे ही है, तो आ रहा है किराया खूब। और आज के डेट में बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो आज मैं जाता हूँ, वहां पर रहता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, तो एक दिन वहां के स्टे करके आता हूँ। तो एजुकेटेड भी है, और बहुत सारे उस टाइम जो थे वो इलिटरेट पर्सन भी थे। तो वो सारी चीज जो संगति का असर होता है उसी के साथ है। ऐसी बहुत स्टोरी है भाई, है कि बहुत लंबा पॉडकास्ट। हाँ, ये बहुत सारी स्टोरीज है। 2 घंटे से ऊपर हो जाएगा भाई, कि शॉर्ट एंड समरी बता दिया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट होता है हमारे स्कूल में। और अभी तो बहुत कहानी है यार, बताने में आ गए तो फिर सही बात। जय श्री राम हो जाएगा भाई। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं। भाई ने एक स्टोरी बताई थी मुझे 2-3 साल पहले। तो ये हुआ था कि मैंने जब भाई को कॉल किया तो भाई का रिप्लाई आया कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब मेरे साथ बहुत अजीब सा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार। उसके बाद मतलब ऐसी स्टोरी थी, मुझे भी अभी क्लियर नहीं है। तो भाई से पूछेंगे कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या था उस दिन। एक स्टोरी बताता हूँ अपनी, जो कि अभी अब नीरज आपको बता रहा है मेरे बारे में। तो आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो एक तरह से इसे ना मैजिक प्लस फ्रॉड दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। हुआ ऐसा था कि मतलब मेरा जो अदर बिजनेस है एक, तो उसमें मेरा ट्रांसपोर्ट का छोटा मोटा काम है। तो उसमें क्या था कि मेरा एक ड्राइवर था, तो ड्राइवर ने मुझे ला करके एक नोट दिया। नोट कौन सी थी? $US। तो उसने मुझे डॉलर दिया, $20 दिए कि भैया ऐसी सी बात है, ये डॉलर है और किसी ने मुझे ला के दिया है ऑटो पे। अब उस टाइम जो है, आज से 5-7 साल पहले की बात है, तो उतनी ज्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं थी, और कहीं ना कहीं मैं भी लालच में आ गया था। लालच कहते हैं ना बुरी बला, वो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट होते हुए देख लिया उस दिन, और सच में था। तो मैंने देखा कि यार नोट $20 का उसने बंदे ने मुझे सिर्फ ₹500 में दिया, और उस टाइम डॉलर की कीमत जो थी वो थी ₹70। तो मैंने कहा यार 7 दूनी 1400 रुपए का है, और 500 में दिया इसने। तो मैंने वो बहुत जल्दी एक्वायर। उसने मुझसे कहा कि मेरे पास 1200 नोट है ऐसे। मैंने कहा 1200 नोट, 20-25 लाख रुपए का आइटम। और उस टाइम ऐसा था कि 1 लाख देखने के लिए नहीं होता था, और उस टाइम 20-25 लाख एकदम से आ रहा। तो लालच इतनी बुरी तरह से मेरे को घेर चुका था ना, कि मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग ने उस बंदे को ढूंढा, और उस पर्सन ने नंबर दिया, और हम उसके जाले फंसते चले गए। होते 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 इंस्टेंट है भाऊपुरा का, लोनी में नाम सुना होगा, भाऊपुरा। तो वहां पर था, और वो आदमी बंगाल से था, मोमडन प्लस बंगाल से था। तो हम लोगों ने इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया। और एक आप लोगों को मैं लाइफ लेसन देना चाहूंगा कि आप अपने घर के बड़े से पूछे बिना कुछ भी काम ना करें, क्योंकि आपके जो घर के बड़े हैं, जो आप लाइफ जी रहे हैं, वो जी के छोड़ चुके हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने घर के बड़ों को जरूर सुने, चाहे वो माँ हो, बाप हो, बड़ा भाई हो, जो भी हो। और यही गलती मैंने करी, मैंने अपने फादर से बात नहीं करी इसके रिगार्डिंग। मैंने कहा चलो कोई नहीं। उसका जब 1200 नोट के लालच में मैं वहां पर भाऊपुरा चला गया, और भाऊपुरा जब गया तो ऐसा, मतलब उसने कहानी इतनी तगड़ी बनाई कि मैं एक जगह लेबर का काम करता था, मतलब हाउसकीपिंग का। तो वहां मुझे वो जो हमारा मालिक था वो विदेश चला गया, बेड के नीचे में इतने सारे पैसे मिले, और मैंने तब भी दिमाग नहीं लगा कि इतने पैसे कैसे किसी को मिल सकते हैं। लालच नहीं बुरी वाला। तो मैं उसके साथ साथ मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब हमारी बातचीत तय हुई कि हम लोग उस नोट को 1 लाख रुपए में खरीदेंगे, सारे नोट 1 लाख में खरीदेंगे, और एक्सचेंज करा लेंगे बाद में।
तो मैं, मेरा ड्राइवर और हम एक बंदा और, तो हम 3 जने मिलके गए कि चलो इस नोट को एक्सचेंज करा लेंगे और उसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो हम लोगों ने उसको फॉलो अप लिया, 2 दिन का उन्हें टाइम लिया और इतनी मतलब अच्छी तरह से उसने अपनी कहानी को गढ़ाना और मैं फंसता चला गया, हम तीनों के तीनों फंस गए। अब उस टाइम उसने क्या हमारा माइंड डाइवर्ट किया नहीं किया वो नहीं पता, बट लेकिन हम लोग साथ चले गए। सुबह 10 से 11 बजे करीब की बात है, तो हम लोग वहां पर जब गए, हम तीनों गए और इतना शातिर आदमी था उसने कि हम तीनों को अलग अलग लोकेशन पर खड़ा किया कि आप यहाँ खड़े रहो, आप यहाँ खड़े रहो और यहाँ खड़े रहो, मैं लेके आ रहा हूँ। वो और एक और लेडीज थी, तो ऐसा मन में था ही नहीं कि लोग फ्रॉड करने वाले, हमारे मन में था कि हम इनसे ले लेंगे और जल्दी से निकल जाएंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगा और जाके एक्सचेंज। और पूरी प्लानिंग हमने इस साइड कर ली, बट सेकंड हाफ का नहीं पता हमें कि हमारे साथ फ्रॉड होने वाला है। इधर की प्लानिंग थी कि भाई पैसे आएंगे, एक्सचेंज करेंगे, तुरंत हो जाएगा एक्सचेंज। तो वहां पर जैसे ही हम लोग पहुंचे, पहुंचने के बाद उन्होंने हमारे पता नहीं क्या किया नहीं किया, हमें मतलब एक कहते ना सेंसलेस हो गए हम लोग, दिखना सा ही बंद हो गया, जो वो दिखा रहे वही दिख रहा हमें। तो उन्होंने हमें एक नोट दिखाया कि सर ये रही नोट, और उन्हें गड्डी सा हमें दे दिया, और गड्डी हमारे बैग में आते थे कागज बन गए। और वो जैसे ही मैंने उसको अपने बैग में डाला और जैसे हम लोग वहां पहुंचे, हमने बाइक पार्क कर रखी थी, वहां जब पहुंचे, जब हमने बैग खोला तो पूरे का पूरा नोट कागज बन चुका था। एक भी नोट नहीं, 1200 नोट की बात थी, तो उसमें एक नोट नहीं मिला। तो कितने पैसे दिए थे उन्होंने? और हमने उसे 1 लाख रुपए दिए थे पूरे, और 1 लाख रुपए पूरे नोटों का बंडल हमने दे दिया, अपने हाथों से दिया, उन्होंने लिया झोली में रखा और हम आ गए। इतना बुरा इंसिडेंट हुआ है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि अपने घर के बड़ों से हमेशा बातचीत करके जाओ, जहां भी जाना उन्हें जरूर बताओ। उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ, और मैं भाग गया था। तो फिर मेरे फादर ने मुझे कॉल किया कि बेटा कोई बात नहीं, होता है, जो हुआ सो हुआ, अब तू उस पर आ जा। तो मैं वो आया और बहुत बड़ी सीख मिली। वो दिन है, आज का दिन है, मैं कोई भी काम करता हूँ अपने घर के बड़ों से पूछे ही करता हूँ, और जिस भी काम में मैंने अपने घर के बड़े को डाला, आज मेरे सभी सक्सेसफुल बिजनेस हैं और सभी बढ़िया काम कर। भाई जब मैं स्टोरी सुनी तो भाई मैं तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा बैंकर हमारा जैसा भाई और इन चीजों में पड़ गया। तो वही है ना कि जब आपको पैसा दिखता है ना तो आप फिसल जाते हो, चाहे आपकी नीयत साफ है, चाहे आप चोरी जैसे नियत है, तो आप वही फिसल ही जाते हो। लालच करते करते ना वहां पहुंचना दे तो बहुत ज्यादा बुरी। और कह रहा हूँ ना, उस टाइम ऐसा हो गया, सेंसलेस हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उन्होंने मांगा, मैं दे रहा हूँ, मैं प्यार से दे रहा हूँ। और बकायदा एक गड्डी नहीं, मेरे पास 6-7 गड्डी, मतलब 50-50 के नोटों की गड्डी बना रखी थी कि धीरे धीरे करके मैं दे रहा हूँ, ये भी सब याद है। उसके बाद क्या हुआ याद नहीं, मतलब सब कुछ दिख रहा है आंखों के सब सामने, कुछ दिख रहा है। ऐसे देते हुए बस दिख देते वो दिख रहा, और अपनी झोली से, और उसने मतलब आंचल सा कुछ मेरे सर पे किया, अपना आंचल किया, उसके बाद ही मैं सेंसलेस हुआ। और मैं, उसने मेरे थैली में डाला और मेरे बैग में, और मैं वो बैग लेकर के आया। जब मैं बाइक के पास पहुंचा तब एकदम से हुआ कि यार बैग में है क्या। जब बैग देख रहा हूँ तो उसके अंदर नोट नहीं है, कागज बने हुए, कागज की कटिंग पड़ी हुई है। इतना बुरा ब्लैक मैजिक होता है। तो ये मेरा लाइफ का रियल इंसिडेंस है। तो उसके बाद मतलब कोई वहां से मतलब कुछ एक्शन लिया कुछ उसके बाद? कोई एक्शन किसके पास लोगे? हाँ वो ब्लैक उसके बाद हमने ढूंढा उस आदमी को, कोई नहीं मिला। अब एकदम से अनजान शहर में जा रहे हो, अनजान से, उसमें इतनी अगर नॉलेज होती, इतना समझ होता तो होता ही नहीं। और तीनों के मतलब हिस्से में था 1 लाख का, मतलब 3 डिवाइड? नहीं, सिर्फ था तो मेरा लालच तो पूरा था मेरे हिस्से में, बट लेकिन प्रॉफिट तीनों के हिस्से में। इन्वेस्टमेंट मेरी थी पर प्रॉफिट तीनों के हिस्से में था। लालच ज्यादा मुझे था ना। कोई नहीं है, सबके साथ होता है। मेन चीज भाई के नाते हम यार एग्जांपल दे सकते हैं कि यार हमारे साथ हुआ है, तो आप ये मत करना। हाँ, ये आप सभी को कहना चाहो, किसी पे बिलीव ऐसे आसानी से ना करें, और कहीं भी जाएं, कुछ भी करें तो अपने घर के बड़ों को साथ लेके जाएं। अगर ऐसा कोई डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले घर के बड़ों को जरूर बता दें, क्योंकि उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे। तो ये मैं तो प्रेफर करूंगा, आपको जरूर बताना चाहिए, चाहे मम्मी हो, पापा हो, बड़ा भाई हो, चाचा हो, कोई भी हो, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे, तो उन्हें जरूर आपने किसी भी फाइनेंशियल। और ये चीज भी आती है ना कि यार जब कोई अचानक से पैसा मिलता है ना, तो आप अपना दिमाग लगाते ही नहीं हो कि आप ना उस पैसों के पीछे पड़ जाते हो। मैं यार नीरज भाई मैं बताऊं, मैंने प्लानिंग क्या करी थी उस टाइम। स्कॉर्पियो आती थी 12-13 लाख रुपए की। हाँ, और तो ये चीज था कि स्कॉर्पियो लेना है मुझे, और इस तरह चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें। मतलब कहते हो सेकंड हाफ का प्लानिंग बहुत तगड़ी पैसे भी मिलने ही और पैसे का खर्चा पता चल गया। मतलब सारी प्लानिंग बैक टू बैक हो गई थी कि ऐसा करना है हमें, इसको इतने देने, इसने 10,000 दिए तो उसको इतना लगा देना है। बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो गई थी कि जो साथ चल रहा है उसे हम 50,000 दे देंगे, 1 लाख दे देंगे, इसे ही माला माल कर देंगे। जो लड़का एक्सचेंज करने वाला था, हमने वहां तक डिसाइड किया था कि भाई 20 लाख आएंगे, 20 लाख में 3 लाख तेरे को दे देंगे। तो बहुत सारी प्लानिंग थी, बट हमें नहीं पता था कि हम जो जा रहे हैं वहां हम लोग का फ्रॉड होने वाला है इतनी बुरी तरह से। बट वो दिन है और आज का दिन है, चीजों से सतर्क रहो। भाई बहुत मेहनत करता है उससे, बहुत यार मतलब बहुत मेहनती भाई है। और बहुत
ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। आज से 7-8 साल पहले करीब करीब इतना ही टाइम हो चुका है, उस पैसों की बहुत वैल्यू थी। 1 लाख रुपए उस टाइम के, अभी हम लोग 1 लाख तो भाई, नहीं हमारी पूछते, पर उस पढ़ टाइम जाए बहुत ज्यादा पैसे थे उस टाइम। यार मेन चीज है कि पापा का मतलब पापा उस टाइम भी सपोर्ट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा। मैं आपको बताऊं वो पैसा कैसे आया था मेरे, जो मैंने अब देखो, आज आप सबके सामने रिवील कर रहा हूं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर तक तो गिरवी रख के लाया था। उस पेपर को, जो मेरी प्रॉपर्टी है यहाँ पर नोएडा में, मैंने उस प्रॉपर्टी को रख करके और उसमें से 1.5 लाख रुपए उधार लाया। हाँ, बट एक अच्छी बात ये हुई थी कि 1.5 लाख का बंडल था, 50,000 अलग थे, 1 लाख अलग थे, तो मैंने 1 लाख का ही बंडल दिया था। अब दिमाग में क्या लालच था कि मैंने 50,000 दिए नहीं, वो लेने के लिए आएगा। ओ, ये था माइंड, सबसे सबसे ज्यादा रीजन ये था हमारे को दिमाग में था कि 50,000 लिए नहीं है, 50,000 का बंडल अलग था, 1 लाख का अलग था, तो 1 लाख दिए हैं तो 50,000 लेने जरूर आएगा, तब हम उसको पकड़ेंगे। बट हमें क्या पता कि मुझे 1 लाख गए, वही हम लोग का हो गया कल्याण। तो बस वो इंसिडेंट था। भाई तो मैंने जमीन के पेपर रख के लाया और फिर ऊपर वाले की मेहर रही, मैंने अगले 6 महीने में अर्निंग अच्छी करी और फिर मैंने पेपर छुड़वाया और बड़े भाई, आज वो पेपर घर में, जहां से उठाया वहीं पे सही सलामत है। पर मेरे घर में किसी को नहीं पता, आज मैं इस पॉडकास्ट में रिवील कर रहा हूँ ये चीज। तो ये सारी बात चलो भाई से सीख लेते हैं यार। और आपको आप भाई लोगों को भी बोलते हैं ऐसी गलती मत करना, बस यही की सिलसिला। ये तो बता दे। अब अगला क्वेश्चन, भाई से अगला क्वेश्चन पूछेंगे। भाई ने जो बचपन से लेकर अभी तक स्ट्रगल जो चल रहा है, प्रॉब्लम जो चल रही है, जो भाई फेस कर रहे हैं करते हैं। देखो, प्रॉब्लम तो सभी के लाइफ में आती है, हमारी भी स्टोरी कुछ ऐसी है। पहले स्टार्टिंग में बहुत छोटे से घर में थे, किराए पर रहा करते थे। अभी छोटा सा ही घर है, बट पहले किराए पे थे, अभी अपना है। तो एक जगह नहीं, 2-3 जगह है अभी अपने, और खुद का लिया हुआ है, ऐसा नहीं है। देखो, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ना, तो अभी उस पे मजा आता है। जैसे कि आपके पैसे और आपके माँ बाप हाँ। कहें कि हाँ ये मेरे बच्चे का है, मेरे लड़के ने लिया हुआ है, तो जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है आपके पास, तो वो ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, जैसा आम लड़कों की लाइफ में, वैसे सेम टू सेम हमारी में भी है। हम छोटे छोटे थे तो बहुत किराएदारी के मकान था। फिर जब स्कूलिंग पे आए हम लोग, तो मैं अगर अपनी स्कूलिंग की बताऊं जहाँ से हम दोनों ने किया है, तो शायद नीरज को भी नहीं पता होगा। मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरा एडमिशन हुआ था जिस स्कूल में हम दोनों थे, तो वहाँ की फीस वाकई में ज़्यादा थी। और उसके बाद जो मेरी मदर है, उन्होंने अपने कान के इयरिंग्स को गिरवी रख करके और फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। और ज़्यादा दूर नहीं, मनापुरम गोल्ड से हमने वो रखा था, जो अक्षय कुमार जी उसमें ऐड करा करते हैं, उन्हीं के शायद है वो। तो वहाँ पे हमने अपना गिरवी रख करके और एडमिशन कराया था। और उसके बाद मैंने अपनी 12th पास आउट किया वहाँ से। 12th के बाद अगर मैं अपने स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में बताऊँ, तो सभी के साथ जैसा होता है नॉर्मल, सबसे पहले जो भी कोई बच्चा होगा जो पढ़ने के लेकर रिलेटेड थोड़ा सा अवेयर रहता है, तो सबसे पहले सोचता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। हाँ, मैं ट्यूशन क्लासेस दूँ, होम ट्यूशन दूँ। तो मैंने भी सबसे पहले यही किया। 12th पढ़ाने के बाद मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पहुंचा, तो मैंने 12th के 11th के बच्चे पढ़ाने स्टार्ट करे, अकाउंटेंसी, बीएसटी और इस तरह के सब्जेक्ट मैंने पढ़ाने स्टार्ट करे। मैंने 3 साल बच्चों को पढ़ाया अपने कॉलेज लाइफ में। और जैसे ही मैं कॉलेज का पास आउट हुआ, ग्रेजुएट हुआ, फिर मैंने ग्रेजुएशन के बच्चे पढ़ाए, बीकॉम के बच्चे पढ़ाए, बीबीए के बच्चे पढ़ाए। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। यहीं से फिर थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हुई, फिर अपनी ही अर्निंग यहाँ से। और आफ्टर 12th मैंने घर वालों से पैसा लेना बंद कर, चाहे मैं 10 कमाने लगा, 20 कमाने लगा, और मैं फाइनेंस सपोर्ट घर वालों को देने लगा। फिर होते 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 एक टाइम ऐसा आया जब कोरोना का टाइम आया। तो कोरोना के दौरान बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हुई। तो वहाँ पर ऐसा सीन रहा कि बच्चे ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा अवेयर हो गए। तो कुछ बच्चे ने भी ऐसी करी कि नहीं, टीचर से पढ़ना नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें रही कि जो ऑफलाइन क्लासेस देने वाले टीचर थे, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउन हो गए। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ग्राउंड रियलिटी है ये। आज जब से कोरोना लगा है और ऑनलाइन वाला सीन स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, तो जितने भी ऑफलाइन क्लासेस देने वाले, जो ट्यूशन देने वाले जो भैया थे, दीदियाँ थी या सर थे, वो सबका क्लासेस बहुत बुरी तरह से डाउन हुआ, बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ। और आज तक उन लोगों का इसी तरह से, क्योंकि आज के डेट में कुछ भी चाहिए हो, हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब सर्च करते हैं। हम लोग क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम लोग डिपेंडेंट किस पे है, यूट्यूब पे। अगर आपसे मैं छोटी सी एक बात कहूँ कि स्कूल का अगर प्रोजेक्ट भी मिलता है छोटे छोटे बच्चों का, तो आज के टाइम बच्चा सोचना नहीं चाहता, सबसे पहले यूट्यूब करता है कि मम्मी ये कैसे बनेगा, पापा ये कैसे बनेगा। और पहले क्या होता था कि जब अगर बच्चों को काम मिलता था तो बच्चा सोचता था, अपने माँ बाप से पूछता था, तो कहीं ना कहीं माँ बाप उससे गाइडेंस देते थे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होता है। एक यही रीज़न है जो कि आजकल की पीढ़ी के जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल की जो पीढ़ी है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। आने वाले टाइम में मे भी मुझे लगता है कि ये भी ना हो, हम लोग या हमारे पेरेंट्स जो लास्ट पीढ़ी होंगे, जिन्हें अपने दादा परदादा के नाम पता है, अपने पास्ट के बारे में पता है। और हमारे बाद की जो पीढ़ी होगी, मुझे लगता है कि उन्हें कुछ पता भी होगा आगे के बारे में। तो ये लाइफ में था जो कॉलेज का सीन था। देन उसके बाद आफ्टर डेट मैंने अपना एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद अभी एट प्रेजेंट मेरा अपना बिजनेस भी है और सब कुछ वेल सेटल्ड है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे इन फर्दर। अभी देखते हैं
अब भाई से पूछेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई से पूछेंगे पहली जॉब कौन सी थी और भाई की पहली सैलरी कितनी मिली उनको? देखो, अगर मैं पहली जॉब के बारे में बताऊँ तो अभी मैंने बताया कि जो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था वो बच्चों को कोचिंग देने से स्टार्ट किया था। तो उसमें क्या था कि हम उस टाइम 900 रुपये चार्ज करते थे पर हेड। तो 900 के हिसाब से जितने ही बच्चे आ जाए, तो मेरे बैच में 12 से 15 बच्चे होते थे। और उसमें क्या होता, जिस कोचिंग में पढ़ाया जाता था उसका 30-35% उनका कमीशन होता था कि लाइट हो गया, पंखा हो गया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट सब उनका। सिर्फ हमारी क्या होता था कि पढ़ाने का, सर्विस देने का था। तो 35% उनका और बाकी हमारा 900 में जितना बचा वो। तो अराउंड अराउंड उस टाइम जो मैंने फर्स्ट महीने की कमाई थी वो 7 से 8 हज़ार रुपये था। और उसी कोचिंग से मैंने अपना मैक्सिमम जो उठाया था 82,000 का उठाया था अपना महीने का। तो ये हमारा उसी कोचिंग से अर्निंग थी। और एट लास्ट जब बंद हुआ, मैंने वो कोचिंग छोड़ी, लीव किया वहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें यादगार रही कि यार ऐसा, मतलब यहीं से स्टार्ट किया मैंने। और वो वाला काम नहीं किया कि आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कल वहाँ पढ़ा रहा हूँ, जहाँ मैंने स्टार्ट किया था। और एट द एंड वो कोचिंग जब तक बंद नहीं हो गई, मैं वहीं पे पढ़ाता रहा। तो वहाँ की कोई स्टोरी आपके याद हो, कोई बहुत प्यारी सी जिसको अभी भी याद आती हो, ऐसा कुछ? देखो, कोचिंग्स में स्टोरी नहीं होती है। मैं बहुत सिंसियर हुआ करता था वहाँ पे कि गया और अपना पढ़ाया। बच्चे मतलब डरा करते थे। बेशक मैं उनसे ज़्यादा बड़ा नहीं था, वहाँ मुझे भैया कहते थे, बहुत सारे सर भी कहते थे, छोटे छोटे बच्चे भी जो तो सर कहते थे। देखो 11-12 के बच्चे छोटे नहीं होते, तो मैं उन्हें सर के लिए मना ही करता था, कहता था भैया ही बोलो, क्योंकि एक डेकोरम फॉलो रहता है, भैया बोलते तो वो लोग थोड़ा फैमिलियर रहते हैं, कुछ सवाल पूछने में, कुछ जवाब करने में, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस देने में। तो वो लोग बच्चे थोड़े फैमिलियर होते हैं, तो हम ज़्यादा उनकी हेल्प कर पाते हैं और अच्छे से पढ़ा पाते हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं था जो कि मैं कोचिंग के बारे में बता पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा जो मेन फोकस रहता था बच्चों को पढ़ाने पे रहता था, क्योंकि ज़्यादा फोकस रखना नहीं, क्योंकि छोटे उसमें ठीक नहीं रहता। तो भाई से अगला क्वेश्चन पूछते हैं, भाई की बॉडी का राज क्या है? देखो, बॉडी का कोई राज नहीं है, सारी चीज़ें जो है डिसिप्लिन की है। जो भी हमारे फील्ड के, प्रोफेशनल फील्ड के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, वो लोग क्या करते हैं, मेंटल तो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, बट अपनी फिजिकल पर टाइम नहीं दे पाते। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान दें, क्योंकि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटनेस इज मस्ट इंपॉर्टेंट, ये मान के चलो आप, क्योंकि फिटनेस अच्छी रहेगी आप तभी आगे कामयाब हो पाओगे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? सपोज कीजिए कि आप लोग अभी पैसा खर्चा कर रहे हो, अभी पैसा अपने शरीर को खपा रहे हो, किसमें? पैसा अर्निंग करने में। और आने वाले टाइम में क्या करोगे? उसी शरीर को बचाओगे पैसा खर्च करके। तो उल्टा ही होने वाला है। तो ऐसा क्यों ना करेंगे, दोनों चीज बैलेंस चले। आप अपने फिजिकल पे भी ध्यान दो, फिटनेस पे भी ध्यान दो, साथ साथ जो आप वर्क करो उसे कर दो। मैं ज्यादा नहीं कहता आप लोगों से, ज्यादा कहता हूँ 1 घंटा अपनी बॉडी के निकाल के चलो, नहीं कुछ तो आप सुबह रनिंग करो, उतना भी आपकी बॉडी के इनफ रहेगा। आप जो रनिंग करने जाते हो तो आपकी बॉडी के बहुत सारे 30 से 35 मसल्स ऐसे होते हैं जो एक साथ एक्टिव होते हैं। तो 1 घंटा आपको अपनी बॉडी के जरूर निकालना है। आप आज की डेट में क्या है कि आदमी या कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकाल लेगा 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बट लेकिन अपनी बॉडी के लिए नहीं निकालेगा। तो मैं वही कहना चाहूंगा, अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा इनफ है। 1 घंटा निकालो, इससे आपकी बॉडी का हेल्थ अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आपकी फिटनेस बहुत ज्यादा इंप्रूव रहेगी। तो भाई से इसी रिलेटेड पूछते हैं, तो भाई का जो डेली रूटीन है वो कैसे कैसे स्टार्ट होता है, मतलब डे स्टार्ट से और एंड, मतलब शुरुआत से, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कैसे कैसे रूटीन है भाई का? देखो, मेरा जो डेली रूटीन होता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं रिक्वेस्ट पे बैठा हूँ अपने दोस्त के। तो और मुझे आज नीरज से मिले हुए अराउंड अराउंड कितने 4-5 साल हो चुके हैं। और मतलब ऐसे हम लोग मिले हैं, रोड पे मिले हैं, ऐसे मैं घर पे फर्स्ट टाइम आज आया हूँ। तो बहुत टाइम हो चुका है, तो नहीं मिल पाते थे हम लोग। तो सुबह से क्या होता है मेरा रूटीन का, तो सुबह 5 बजे उठना और 5:30 बजे सबसे पहले एक्सरसाइज करने के लिए है। सबसे पहले सुबह जिम जाता हूँ एक्सरसाइज करने, 5 से 6 अपनी एक्सरसाइज करी। देन उसके बाद पार्ट टाइम में मैं वहाँ पर सुबह जो मॉर्निंग का टाइम होता है, जब मैं लोगों को ट्रेन भी करता हूँ कि चलो कैसे एक्सरसाइज करनी है, सारी चीज़ें। फिर 10 बजे वहाँ से मैं लौटता हूँ और लौटने के बाद सिर्फ मेरा फिर अब इसे काट दोबारा लेते हैं इस वीडियो को। तो अगला क्वेश्चन भाई से पूछते हैं, भाई की रूटीन क्या क्या है? देखो, रूटीन मेरा जो है थोड़ा सा जो डेली शेड्यूल रहता है, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। और उसी बिजी शेड्यूल के होने के चक्कर में आज अराउंड अराउंड 3-4 साल हो चुके हैं नीरज से मैं मिल नहीं पाया हूँ और फर्स्ट टाइम मैं से घर आया हूँ। वैसे हम लोग बाहर मिलते रहते हैं, रोड वोड पे हो गया या फिर कहीं भी, बट घर पे नहीं आया हूँ। तो 3-4 साल करीब करीब हो चुके हैं, आज मैं घर पे आना हुआ है। तो मैं शेड्यूल के बारे में बात करूँ, सुबह मॉर्निंग 5 बजे मैं उठता हूँ और गर्म पानी पीने के बाद सबसे पहले आपको गर्म पानी पीना है, क्योंकि गर्म पानी से आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। तो आपको गर्म पानी बहुत जरूर पीना चाहिए और उससे क्या होता है, आपका पेट साफ रहता है। पेट साफ रहेगा तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स रहने वाली है। उसके बाद 5:30 बजे मैं जिम जाता हूँ। 5:30 जिम जाने के बाद मैं 7:30-8 तक मैक्स टू मैक्स इतना टाइम तक रुकता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग थोड़ा कभी कोई ज़्यादा ट्रेन करने हैं, कभी नहीं मन किया, कार्डियो वगैरह हुई, बहुत सारी चीज़ें करने का, तो मैं मैक्स टू मैक्स 8 बजे वहाँ से आ जाता हूँ।
8 बजे आने के बाद अपना शावर लिया, शावर लेने के बाद 9 साढ़े 9 बजे तक अपना तैयार वैयार होके अपना मैं बिज़नेस पे निकल जाता हूँ, जो कि मेरा अपनी एशियन की फैक्ट्री है एक, तो मैं अपने गोडाउन पे चला जाता हूँ और गोडाउन पे जाने के बाद फिर अपना पूरे दिन वहीं पे हमारा निकल जाता है। फिर 2 ढाई बजे हमारा लंच होता है और लंच में जो भी घर में बना हो, जो मम्मी ने प्यार से बनाया हो, मैं वापस उस लंच को खा लेता हूँ। अगर पैक करके दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं बाहर से खा लेता हूँ। देन उसके बाद शाम का इवनिंग का होता है हमारा, मैं वहाँ से 7 से 8 बजे करीब वापस लौटता हूँ। जैसे काम के ऊपर है, कैसा प्रेशर है हमारे पास काम का। 7-8 बजे मैं वहाँ से लौटता हूँ। अब लौटने के बाद क्या हुआ, फिर वही सारी चीज़ें, अपना शावर लिया, शावर लेने के बाद अपना थोड़ा बहुत अपना चाय ले लिया या ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल गए, ड्राई फ्रूट ले लिया। उसके बाद दोबारा मैं शाम को 9 बजे, रात में 9 बजे दोबारा जिम जाता हूँ। 9 से 10 तक एक्सरसाइज करने के बाद देन मुझे दोबारा जाना पड़ता है एजेंसी पे, क्योंकि हमारा आइसक्रीम का मैंने बताया, तो आइसक्रीम काम लड़के जो होते हैं रात में 12-1 बजे करीब आने स्टार्ट होते हैं। देन उसके बाद मुझे वहाँ से 1:30 से 2 बजे फुर्सत मिलती है, 2 बजे मैं सोता हूँ। देन वही रूटीन मेरा पर डे फॉलो होता है। और अगर डाइट वाइट के बारे में बताऊँ तो मैं डाइट में क्या चाहिए आपको, देखो ऐसा, आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो पहले मैंने बताया आपको पानी, गर्म पानी पीना ही पीना है। अगर आप थोड़े से फैटी हो या फिर आप चाहते हो जल्दी फैट लो तो उसमें नींबू डाल दो। नींबू में हमारा जो होता है एसिडिक एसिड होता है, तो आपके फैट को जल्दी रिमूव करने में हेल्प करेगा। सिर्फ हेल्प करेगा, कोशिश आपको ही करनी है। तो वहाँ पर आप सबसे पहले आप गर्म पानी लीजिए, फिर उसके बाद अपना जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट आप हैवी लो, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट जो लोगे वही आपका फूड इनटेक आपको हेल्प करेगा लंच तक आपको सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि जो भी काम होता है, देखिए आप अगर कुर्सी पे बैठते भी हैं दिन भर तो वहाँ भी आपको बैठने का काम है, और मेरा जो काम है बैठने का नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फिजिकल वर्क करना पड़ता है, हमें लड़कों को देखना पड़ता है, गाड़ी लोड अनलोड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसा आप इनटेक करो जो कि आपको लंच तक आपको सर्वाइव करने में हेल्प करे। देन आपको लंच करना है, लंच में आप नॉर्मल जो भी है वो ले सकते हो। फिर 4 बजे जो आप चाय वगैरह लेते हो, देखो अगर आपका गोल कोई फिटनेस का नहीं है, नॉर्मल गोल है, तो आप उसमें नॉर्मल चाय ले सकते हो बिस्किट के साथ। अदरवाइज आप वहाँ पे फ्रूट लो, कोई भी सीजनल फ्रूट हो गया, उसे रिप्लेस कर दो अपने चाय से। सीजनल फ्रूट को, सीजनल फ्रूट जरूर लेना है आपको। देन उसके बाद 7-8 बजे जब आप आते हो तो उसके दौरान आपने दलिया ले लिया, ओट्स ले लिया। जिम जाने से पहले प्रिपरेशन के लिए तो मैं तो अपना प्री वर्कआउट लेके जाता हूँ जिम, जब 9 बजे जाता हूँ तो उससे पहले 250 ग्राम पनीर खा के और प्री वर्कआउट लिया, जिम चला गया। आफ्टर दैट मैं अपना उसमें प्रोटीन शेक लेता हूँ और अपना बनाना शेक के साथ प्रोटीन अपना मिला के पी लेता हूँ। तो पूरे दिन में वैसे कितना प्रोटीन, मतलब कितना प्रोटीन देखो दिन में क्या होता है कि जो इतना आपके, अगर आप कैलकुलेटेड लेंगे तो जो जितना आपका बॉडी वेट है उससे 1.5 इंटू करके इतना प्रोटीन आपको मस्ट है। अच्छा, जितना आपका बॉडी वेट है इतना 1.5 इंटू कर दो, इतना मस्ट है। अगर आप 1 गुना भी ले रहे हो, अपनी बॉडी के बराबर भी ले रहे हो तो इनफ है आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि मसल गेन करना तो 1.5 या इंटू 2 कर लो, उतना आपको लेना पड़ेगा। तो ये जरूरत होती है मतलब। हाँ, इतना इनटेक आपको जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो आपको नॉर्मल रहेगा, जैसे कि आप अपनी नॉर्मल बॉडी चाहते हैं कि मसल ना मेरी बढ़े, नॉर्मल दिखूं, तो उसके लिए आप इंटू 1 कर दो, काफी है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा हैवी दिखना, बल्कि दिखना या फिर इवन मस्कुलर दिखना चाहते हैं तो 1.5 इंटू कर दो, इतना इनफ रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन पूछेंगे भाई के फ्यूचर प्लान से रिलेटेड, और भाई की पर्सनल चीजें पूछते हैं, भाई के लव के बारे में, अफेयर के बारे में। अभी वैलेंटाइन गया है, कैसा गया भाई का वैलेंटाइन? तो देखो, हाँ बताइए। मैं अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताऊं तो ऐसा कोई फ्यूचर प्लान अभी है नहीं। देखो, जो ऊपर वाला विधाता हमें लेके जाए हम उधर के लिए तैयार हैं, और हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। कोई ऐसा नहीं, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि मैंने ऐसा सोचा था ऐसा हो गया, ये चीज़ें कभी नहीं ब्लेम करना चाहिए। देखो, जो आपके नसीब में लिखा होगा वही होना है और वही होगा, बट आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत से पीछे मत हटो। तो कोई फ्यूचर प्लानिंग ऐसा है नहीं। फ्यूचर में देखें, जहाँ जाना हो जाएंगे ही, जैसा होना हो होएगा ही। तो ये मैंने ये भी सुना है कि आपका जो फ्यूचर है, आप पहले ही बोल देते ना, वो चीज नहीं होती। तो भाई का ये भी कि भाई दिखाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते। ये चीज कभी भी आप मत कहो कि जो हम बता देते नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ कि ये चीज जरूर होगी। अगर आप कोई चीज बोलते हो और उस चीज को शिद्दत से बोलते हो, शिद्दत इन द सेंस कि आपने पूरे मन से बोला है कि हाँ ये चीज होना ही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ लौट के आएगा। और ये चीज मैं आज आपको बता रहा हूँ, और मुझसे लिखवा के ले लो, ये चीज जरूर होगा। आज आपको कोई भी चीज चाहिए, आप उसको चिल्ला के या फिर किसी पेपर में लिख के कहीं छोड़ दो, या चिल्ला के इस यूनिवर्स को बोल दो कि हाँ मुझे आज ये बनना है। बट उसके पीछे रीजन क्या है कि आपको मेहनत भी करनी है उसके साथ साथ। अगर आप मेहनत करोगे तभी, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और आप चद्दर तान के सो गए, नहीं। आपने वो बोला है और आप अपने आप से सवाल करो कि जो मैंने बोला है और जो मुझे चाहिए, क्या मैं उसके लिए 100% मेहनत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अगर आप 100% मेहनत कर रहे हो, आप फिर भी नहीं बन पा रहे हो,
तो वहां पर आप उसको ऊपर वाले की मर्जी समझ के छोड़ दो कि जो होता है बेहतर होता है, जो होगा और बेहतर ही होगा। क्या पता ऊपर वाले ने उससे अच्छा प्लान आपके लिए कर रखा हो। और इन केस अगर आपने वहाँ 1% भी आपको दिख रहा है कि नहीं यार मैंने यहाँ 1% मेहनत नहीं करी और ये मुझे करनी चाहिए, आप रिपीट करो उस चीज को। और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप वहाँ सक्सेस जरूर होगे, और ये मेरी गारंटी आपको मैं दे रहा हूँ। और कहोगे तो मैं एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे दूंगा, और वकील की जुबान दे रहा हूँ। और इसके बाद पूछते हैं भाई के लव बारे में। अभी वैलेंटाइन डे गया है तो कैसा गया, मतलब भाई के मतलब पर्सनैलिटी देख के लगता है 1000 लड़कियां मरती होंगी और भाई की बंदे में। मैं नीरज भाई को बताना चाहूंगा कि पर्सनैलिटी की बात तो ठीक है, बट लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं। ऐसा बहुत टाइम होता है कि हम देखते हैं कि अरे इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी, बहुत सारी लव लाइफ, बहुत सारे अफेयर होंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम सिंगल शुरू से रहे और अभी भी सिंगल ही हैं। आगे घर वालों की मर्जी, क्योंकि हम एक फूल एक माली वाला सीन है। आगे जो भी फ्यूचर रहे हमारे घर वालों, मुझके भाई बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा डरता है, ऐसा डरता है। कुछ भी नहीं है, डरने के लिए कुछ भी नहीं है कि इससे आगे देखो हमारे घर वाले जहां हमें शादी करना चाहे वहां शादी करेंगे। लव लाइफ कुछ नहीं है। देखो बचपन में हो जाती हैं चीजें, बट गलतियां हाँ गलतियां हो जाती है, वो हो सब- जाती है। सब। लव लाइफ किसे कहते हैं, जब आप थोड़े से मेच्योर हो जाओ, कॉलेज पास आउट हो जाओ या कॉलेज में हो, तो वहां आपको डिसीजन लेने की आदत होती है, डिसीजन लेने का आपके अंदर कैपेसिटी होती है कि मेरे को कैसे क्या करना नहीं करना, किससे बात करनी नहीं करनी, क्या ये मेरे साथ चलेगी। आप वो 12th से पहले वाला लव लाइफ वो लव लाइफ नहीं होती, वो तो आप जैसे कहते हैं ना बचपना थोड़ा बचपना और निब्बा निब्बी वाला सीन है। तो वो चीज नहीं करनी हमें कि हाँ उससे पहले वो वैसे तो था स्कूल लाइफ में, कॉलेज में भी थे, बट जहां से मेच्योरिटी आई कि नहीं अब हमें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए जो चीज, तो उसके दौरान नहीं रहा। कॉलेज के बाद से कुछ भी नहीं, कॉलेज तक लास्ट सब कुछ समापन हो गया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं लव लाइफ ऐसा रखो वैसा रखो। लव लाइफ के साथ साथ ही बहुत सारी चीजें अचीव की जाती है। बहुत से लोग समझते हैं कि लव लाइफ बहुत गलत चीज है, बट मैं नहीं मानता इस चीज को कि लव लाइफ बहुत गलत चीज है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अच्छी भी साबित होती है। बट मैटर करता है कि आपका पार्टनर जिसके साथ आप रिलेशन में वो कैसा है, कितना अंडरस्टैंडेबल है। अगर वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा आपको आगे बढ़ने में, और नहीं तो वो चाहेगा कि सारा टाइम मुझे ही दे। और जो अंडरस्टैंडेबल होगा वो नहीं चाहेगा, वो कहेगा कि नहीं आप सक्सेस हो, आपके साथ मैं बैठी हूँ या आपके साथ मैं बैठा हूँ और आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा कि जो आपका साथ दे रहा है उसको कभी मत भूलना। बहुत से लोग क्या होते हैं, अगर 4 पैसे आ जाते हैं तो अपने साथ उसको भूल जाते हैं जिन्होंने उसके साथ जब खड़े थे, जब उसका कुछ भी नहीं था। तो यही सारी बातें हैं। लव लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, लव लाइफ अच्छी भी है, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं और बहुत सारी जगह बहुत अच्छी भी है। मैं ऐसा रिलेशनशिप में हूँ भी नहीं भी हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोई ऐसी रिलेशनशिप कहानी है जो मतलब आप उनका नाम मत लेना, बस ऐसी कोई स्टोरी बोल दो, दिल को छा जाए ऐसे। देखो सभी के लाइफ में होता है ऐसा स्टोरी कि हाँ रिलेशनशिप में थे, वो नहीं मिल पाई, बहुत सारी चीज थी, मेरे साथ भी हुआ। बट बहुत पुरानी बात है, आज से करीब करीब हो चुका है 7-8 साल पुरानी बात है। तो वन साइड था क्या था, मतलब दोनों नहीं साइड? 2 साइड था, बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत सारी चीजें थी। फैमिली में ये क्राइसिस आया कि नहीं तुम कुछ नहीं करते, और अलग अलग कास्ट के थे। हमारे नीरज भाई की वहां से थे वो लोग, तो मैंने कहा कि अच्छा। और मैं अदर कास्ट से हूँ, हम गुप्ता हैं, वो पंडित थे और वो उत्तराखंड से और हम लोग इधर से। तो वो सारी चीजें नहीं हो पाई, मैच नहीं हो पाया। तो वो सारी चीजें होती है, सभी के साथ होता है। वन साइडेड लव नहीं कह सकते, 2 साइडेड था। हम लोग साल भर 2 साल करीब रिलेशन में रहे, बहुत सारी चीजें प्लानिंग भी की थी, बट नहीं हो पाया वो चीजें। एक्सेप्ट करना पड़ता है चीजों को, ये नहीं कि आप उसको लेके बैठे रहो, नस काट लो, रोते रहो, आगे मूव ऑन मत करो, नहीं। इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि लव लाइफ कभी गलत नहीं होती है, उसके साथ साथ आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बट आपका जो साथी है वो सही होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। बहुत अच्छा जवाब दिया भाई ने यार। हम क्वेश्चन पूछता हूँ, अगला क्वेश्चन भाई से पूछता हूँ कि जो भाई ने अपना जो बिजनेस सबसे पहला जो स्टार्ट किया था, उससे पहले भाई के पास क्या क्या आइडिया थे, और उसके बाद जो फाइनल आइडिया निकला जो पहला बिजनेस था वो क्या था? सबसे पहले देखो ऐसा होता है, बिजनेस के बारे में कुछ पर्टिकुलर सोचा नहीं होता किसी ने कि हम बिजनेस करेंगे। सबकी थिंकिंग जैसे नॉर्मल होती है, सेम मेरी भी थी कि हम लोग जब स्कूलिंग कर रहे थे तो उस पर मेरा हम लोगों का ये सीन था, हम लोग नहीं, मेरा अपना बता दूं पर्सनल ओपिनियन, कि मैं जाके जॉब करूंगा, 9 to 5 जॉब हो, बैंक में जॉब करने का मेरा बड़ा एम था कि नहीं करनी है। तो उस टाइम ऐसा था कि आज से मतलब हो गए हमको 12-14 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं हमको स्कूलिंग करे हुए, अपने मे भी 15 साल करीब करीब हो चुके हैं। तो उसमें ये चीज़ था कि हम लोग बस कैसे करके ना, जब 10,000 की नौकरी उस टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखती थी कि 10,000 मिल गए, ओहो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं।
तो ये था कि बैंक में हम करेंगे 10-15 हज़ार लग जाए, 20 हज़ार लग जाए, बहुत ज़्यादा। आज के डेट में 10-12 हज़ार कोई वैल्यू नहीं है। इवन 20-25 हज़ार की वैल्यू नहीं है, तो उस टाइम तो बहुत वैल्यू थी कि हाँ, इतनी की जॉब हमारी लगी है। तो बैंक में जॉब करने का मेरा सपना था कि मैं करूँगा, और वो चीज़ था। आफ्टर जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करी, मैं कॉलेज गया, कॉलेज मैंने बीबीए करी, बिज़नेस के बारे में पढ़ाई करी। करने के बाद फिर वहाँ से मेरा बिज़नेस करने का जो मेन है, वहाँ से स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर में। जब 3rd ईयर में मैं आया, तब ये चीज़ था कि अगर हम लोग बिज़नेस करते हैं तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, या जॉब करते हैं, तो वहाँ मेरे माइंड में बिज़नेस आया कि बिज़नेस करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग को इस कॉलेज में पढ़ाया जाता है, कहीं पढ़ाया जाता है कि सेल्स करना आपको आना चाहिए। जिस पर्सन ने सेल्स करना सीख लिया, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है और कुछ ही बेच सकता है किसी को भी। और सेल्स हम इवन बचपन से ही सीखते हैं। बचपन से कैसे सीखते हैं कि पापा मैं इतने अच्छे नंबर ले आऊँगा तो मुझे बाइक दिला देना। मम्मी बोलती है बेटा एक निवाला खा लेगा तो मैं तेरे को स्कूटी वो दिला दूँगी, कार दिला दूँगी, बाइक, कुछ भी XYZ खिलौना दिला दूँगी। खिलौने की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहीं से हम सीखते, अपना हमने आइडिया बेचा उन्हें, बदले में उन्होंने क्या करा हमें कि वहाँ पर रिवॉर्ड दिया कि ये मिलेगा आपको। हमने कहा कि हम इतना पास हो जाएँगे तो आप हमें कह देना स्कूटी दिला देना, बाइक दिला देना, या कब मारना, ठीक है? मैं पास होगा तो मेरी मार नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ तो हमने शुरू तो हमें वहीं से हो जाता है। तो जिस भी पर्सन को सेल्स करने का आइडिया होता है, वो बिज़नेस में कर ही सकता है आराम से। फिर हमने भी सेल्स में ट्राई किया। मैंने 1 साल पूरा सेल्स में जॉब करी। सेल्स में जॉब करने के बाद मार्केटिंग के अंदर जॉब करी। आफ्टर दैट वहाँ से हमने बिज़नेस का आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ हमारे माइंड में, तो हमने सबसे पहले एक अपनी बिज़नेस सेटअप किया। बिज़नेस क्या कह सकते हैं, एक छोटा-सा काउंटर टाइप मान लीजिए, जिसमें हम लोग ना, जैसे भी आज की डेट में 90% 90 छोड़ो 70% ऐसे पब्लिक है, ऐसे लोग हैं, पॉपुलेशन है, जो कि इंटरनेट का सही से यूज़ करना नहीं जानती है। तो हमने उस चीज़ को ग्रैब करते, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते अपना सबसे पहले साइबर कैफ़े खोला था। इसमें ये चीज़ था कि हम लोग उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे, किसी को अकाउंट खुलाना हो, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, इवन ये सब चीज़ आपको अवेलेबल है, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। बट लेकिन क्या होता है कि अवेयर नहीं है लोगों को पता ही नहीं कि हाँ कैसे करना होता है। पैन कार्ड हो गया, अप्लाई करना, ये सारी चीज़। तो हम लोग उसमें एज़ अपना जो भी अप्लाई का चार्ज होता था, हम वो चार्ज लेते थे, प्लस अपना जो भी ऊपर करके लिया। तो हम लोग सबसे पहला मेरा बिज़नेस यहाँ से स्टार्ट हुआ। होते आफ्टर दैट मैंने यहाँ से एक जिम भी अपनी ओपन करी थी। उसके बाद मैंने अपना आइसक्रीम की एजेंसी करी, और लास्ट में आते-आते अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ कैंपा का। प्लस 8 PM पानी हो गया, सोडा हो गया, एलो फ्रूट हो गया, बहुत सारी कंपनी के मल्टीपल हमारे पास बिज़नेसेस हैं, जो कि मेरे मतलब लड़के जितने भी हैं, मैंने सभी को अपना काम पे रख रखा है, वो सभी चलाते हैं। और ये चीज़ है, हमारा बिज़नेस मॉड्यूल है। तो अभी सब ठीक अच्छा चल रहा है मतलब? हाँ, अभी सारा अच्छा चल रहा है, बट जो हमारा फर्स्ट जो हमारा एम सोचा हुआ बिज़नेस था साइबर कैफ़े, वो हमने कहीं न कहीं लॉकडाउन में क्लोज़ कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें हेक्टिक हो गई थी। तो उसके दौरान हमने उसे क्लोज़ करना पड़ा। बट ये सारी चीज़ें जो हैं लॉकडाउन के बाद की हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, और वो जो हमारा फर्स्ट था आज वो क्लोज़ हो चुका है। तो सैड मोमेंट हमारे लिए, बट लेकिन कहीं से निकलने के लिए कहीं पहुँचना ज़रूरी है, कहीं पहुँचने के कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। सेम उसी तरह वहाँ से आज हम यहाँ पहुँचे, तो शायद वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था। मैंने ये भी सुना है ना, जब आप बिज़नेस करते हो उसके बाद ही आइडिया आता है। जब पहला बिज़नेस किया उसके बाद ही आइडिया आता है। हाँ, जब आप बिज़नेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो मेन होता है ना, मेन इंटरेक्शन। जब आप लोगों से इंटरेक्ट होते हो ना, तो उसके बाद आपके दिमाग में बहुत सारी तरह-तरह के आइडिया आते हैं, तरह-तरह के लोग मिलते हैं। और जैसे कि अब मैं जॉब के बारे में बताऊँ, तो जॉब में क्या होता है कि 9 to 5 जॉब है, तो रोटेशनल सारा काम होता है कि वही 4 लोग, वही 4 चेहरे, वही 4 लोग, वही नया क्लाइंट, वही क्लाइंट। तो जो नया क्लाइंट आपके जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट करोड़ों में डील करेगा, तो करोड़ों में जो डील करेगा वो आपको नहीं, बट आपकी सैलरी 50,000 60,000 होगी, तो करोड़ों का आप नहीं सपना देख पाओगे। आप वहाँ पर लाखों का देख पाओगे, 10 लाख 5 लाख कमाने का। जब 50,000 सैलरी है, तो बड़ा करोड़ों में सोच भी नहीं पाओगे, थिंकिंग ही नहीं होगी उतनी ज़्यादा कि यार ये तो मेरे बस की है ही नहीं। तो ग्राउंड लेवल पे जब हम खड़े होते हैं, तो हर तरह का लोग मिलता है, हर तरह का पर्सन मिलता है कि भाई कौन क्या काम कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, किस में कितना प्रॉफिट है, किस में नहीं। तो वहीं पे ग्राउंड लेवल से हम जो लोगों को इंटरेक्शन होता है, वहीं से हमारे बिजनेस का आइडियाज़ आते रहते हैं। नए-नए आइडिया, अभी भी मेरे पास 10 ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि आप अपना चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और अच्छा अर्निंग, महीने के लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं आप। तो उसके बारे में जो आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, तो मे बी इन फ्यूचर भाई को फिर से बुलाएंगे, और बिजनेस से रिलेटेड आपको जो भी जानना है तो मैं उनकी वीडियो भाई दे देगा, है ना भाई, दे दोगे? बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास बहुत सारे ऐसे मैं आइडियाज़ आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जो कि ये मान के चलो बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, ये नहीं कहूँगा ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये सिर्फ़ मिथ है और कहने की बात है, क्योंकि मैं अपने 6-7 बिज़नेस मैंने ओपन कर चुका हूँ, और सक्सेसफुली 4 मेरे रन हो रहे हैं उसमें से।
तो मैं ये चीज़ आपको अच्छे से बताना चाहूँगा कि जीरो इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कोई कहेगा कि मैं ये जीरो इन्वेस्टमेंट ₹1 ना लगता हो इसमें और इतना नहीं आएगा। आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी दुकान, कपड़े की दुकान भी कह रहा हूँ, कोई भी दुकान खोल लो आप, जब तक उसमें स्टॉक नहीं भरोगे, जब तक दुकान दिखेगी नहीं, बिकेगा नहीं। वो सुना होगा ना आपने कहावत, जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे छोटी दुकान हो, आपने माल कितना ही भर रखा हो उसके अंदर, छोटी दुकान छोटा ही रह जाएगा जब तक दिखाओगे नहीं किया। और बड़ी दुकान है, माल आपने अच्छे से रख रखा हो, सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से प्लेस्ड हो, तो वहाँ ज़रूर कस्टमर चढ़ेगा। आप जो बेचना चाह रहे हैं वो लेगा। आपके अंदर स्किल्स भी वहाँ पे मैटर करती है, आपके अंदर स्किल्स कितनी अच्छी हैं। ये नहीं कि आपने कस्टमर आ रहे ले ले, अरे नहीं, आप प्यार से बात करो उससे कि हाँ सर ये वाला नया आर्टिकल आया, ये ऐसी चीज़ है, ये दिखाना उसे। वो आप उससे हेजिटेट ना हो, इरिटेट ना हो कि हाँ यार 4 देख लिए, इसमें कुछ भी नहीं। आपका काम है, आपको सर्विस प्रोवाइड कराना काम है, और उसका कस्टमर को लेना ना लेना उसके ऊपर है। तो जितना बढ़िया आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो उतना ही बढ़िया आपको प्रॉफिट मिलता है। जीरो इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये ग्राउंड रियलिटी है। और अगर आपको सच में करना है तो ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा। अभी जस्ट अभी मैंने एक मतलब दिमाग में एक क्वेश्चन आया, और अब ये एक चीज़ याद भी आई, हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट में। तो जब हम 2-3 साल पहले भाई हमारे जब कॉलेज में थे, तो मैं जॉब कर रहा था ऐसा ओपन में, और मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे। तो हम देखते थे भाई का मतलब इंस्टाग्राम में या फोटो मतलब फेसबुक में, तो भाई के वो आते थे पैम्पलेट्स, जैसे अमेजोन में आते हैं ना ऐसे। तो भाई के मतलब फैशन डिजाइनिंग का मतलब पूरा मैं आपको बताना आग लगा दी। चाहूँगा, नीरज ने याद दिलाया मुझे, मैं भी ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि मैंने एक टाइम पे अपनी जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो कहा ना बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की हुई हैं। तो उसमें से एक जो है वो मैंने मॉडलिंग भी ट्राई की है। मैं अमेज़न का जो ऑफ़िशियल मॉडल्स होते हैं जिन पे कपड़े ट्राई होते हैं, या नया आर्टिकल कोई भी आता है, सबसे पहले हम लोग को चेक होता है किस तरह से क्या है। फोटो भी लगा दूंगा यहाँ पे। हाँ, वो सारी चीज़ें हैं आपके पास, और मेरे प्रोफ़ाइल पे और इंस्टाग्राम हैंडल पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर हम लोगों ने मॉडलिंग भी की है, साल भर मैंने वहाँ पर मॉडलिंग करी हुई है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड भी थे जिनके साथ हमने शूट किया हुआ है। अच्छा पैसा है इस फ़ील्ड में, पर डे के आपको मतलब सूट अच्छा मिल जाए तो 10,000, 20,000, 7 मिनिमम 7,000 से मेरा स्टार्ट होता था, और अभी तक जो लास्ट मेरे को मिला हुआ था वहाँ पे 16,000 तक मिला था पर डे के हिसाब से। बट सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको एक सूट मिल रहा है और वो अगला सूट कब मिल रहा है। मान लो अगला सूट होने को 3 दिन बाद ही है, या महीने के भर के बाद भी है, फिर अगले महीने मिल रहा है। एक सूट आपको यहाँ, एक सूट आपको ऋषिकेश में, एक सूट आपका चंडीगढ़ में, तो आपको अपना एक्सपेंस बियर करके जाना पड़ेगा। वो सिर्फ सूट के पैसे देंगे, जो मेकअप वगैरह जो होगा एट मतलब उस स्पॉट पे जो भी चीज़ होगा वो सब उनका प्रोवाइड होगा, बट आपका एक्सपेंस जितना भी हुआ, कन्वीनियंस हुआ, रहना-वहना, ये अलाउंसेस कुछ नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें बियर करनी पड़ती है। और इस इंडस्ट्री में देखो मैं अब निकल चुका हूँ, बट नहीं मेरे को बोलना चाहिए सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं, और नेपोटिज़्म जो तरह की चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा होता है। आपकी सोर्स होनी चाहिए, तभी आपको रोल मिलेगा, या तभी आपको वॉक मिलती है, तभी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अदरवाइज़ बहुत बुरा हाल है। और कहीं न कहीं ये इंडस्ट्री में वो चीज़ें बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनकी ज़्यादा ही इसमें बोलबाला है, और ज़्यादातर वही आपको मिलेंगे, और यही सब चलता रहता है इस इंडस्ट्री में। तो पहला जो आपका शूट था वो मतलब उसका एक्सपीरियंस कुछ है, याद है आपको, मतलब कैसा हाँ। था, क्या हुआ? फर्स्ट एक्सपीरियंस तो था मेरा शूट था दिल्ली में। दिल्ली में ये है ताल कटोरा स्टेडियम था, उसका नाम अभी पता नहीं क्या है। तो वहाँ पर मेरा शूट था पहला, उसके आस में था एक बार काटिंग सॉरी। तो जो पहला शूट था मेरा, सबसे पहला शूट दिल्ली में था। तो दिल्ली में जो शूट होने के दौरान क्या था कि उसमें जो मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, तो वो भी मेकअप आर्टिस्ट सब मैंने बताया ना, तो उसी कम्युनिटी से होते हैं, जो कम्युनिटी अभी है ट्रांसजेंडर टाइप के होते हैं। तो उस कम्युनिटी से, तो उनके जो तेवर होते हैं, उनके जो मूवमेंट होते हैं ना, वो इस तरह से रहेंगे कि आपको इतना रिझाते हैं वो लोग कि नहीं, कि मतलब क्या बताऊं मैं आपको। पर्सनैलिटी भाई की वैसी चॉकलेट टाइप है ना, मतलब बहुत स्मार्ट लगते थे। नहीं, स्मार्ट तो बहुत तरह के आते हैं, बट हमारा जो था ना, देखो क्या होता है, हम लोग एथनिक वेयर के थे। एक होता है चॉकलेट बॉय जिसे बोलते हैं, जो पतले दुबले हुए एकदम गोरे चिट्टे हुए, तो वो लोग लड़के यूज होते हैं ज्यादातर कि आपको टी शर्ट वगैरह पहना दे, क्योंकि हर एक आदमी हमारे साथ बल्कि नहीं होता। हम लोग बल्कि पे कौन से कपड़े ट्राई होता है, एथनिक, जैसे शेरवानी हो गई, कुर्ता पैजामा हो गया, ठीक है, और जैसे पोशाक हो गई थोड़ी ट्रेडिशनल जितने भी हो गई, उस तरह के हमारे पे ट्राई होते थे, उस तरह के हम लोग मॉडल थे। और जो चॉकलेट बॉय वाली बात है, तो उन पे टी शर्ट वगैरह, लोअर हो गया, और जो सैंडो बनियान्स वगैरह, ये सब ट्राई होते हैं। हम लोगों पे एथनिक वेयर सारे यूज होते थे, वो ट्राई किए जा रहे थे। पहला मतलब कैसे आपको उन्होंने मतलब कांटेक्ट किया, मतलब उन्होंने सबसे देखो पहले? कांटेक्ट नहीं होता, एजेंसीज होती हैं, बहुत सारी एजेंसीज में आपको जाना पड़ता है। ऐसी सडनली
मेरा एक दोस्त है वो करता था, तो उसने मुझसे कहा कि मनीष तू भी ट्राई कर ले। और उस टाइम मैं क्या था, जिमिंग विमिंग में मतलब नया नया गया ही था, स्टार्ट किया था। तो मैंने उसके साथ जाके अपना ऑडिशन दिया। पहले ऑडिशन देते हैं तो ऑडिशन क्या होता है कि वो लोग कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करते हैं। हम लोग वहाँ पे 300 लोग गए थे, 300 में हम लोग 70 लोग सिलेक्ट हुए थे। अपीयरेंस के ऊपर होता है, मेन होता है अपीयरेंस के ऊपर। ज़्यादा पतले भी ना ही लेते हैं वो लोग कि बिल्कुल सूखा हुआ बच्चा हो, एकदम ज़्यादा तगड़े भी नहीं लेते हैं कि बिल्कुल इतना हैवी, क्योंकि उन्हें अपने जो प्रोडक्ट होता है उन्हें चेक कराना होता है। मीशो पे हो गया आपका, फ्लिपकार्ट, सॉरी, इन सब पे जो मॉडल्स होते हैं आपको उस तरह के मॉडल्स ही वहाँ पर अपीयर होते हैं। तो नॉर्मल जो फिट एंड फाइन होते हैं उन्हीं को वो लोग अपने उसमें ब्रांड में एक्वायर करते हैं, क्योंकि बाद में उन्हें पे भी करना होता है। तो पहला एक्सपीरियंस अच्छा था। उसके बाद मेरे को ज्वाइन हुआ, वहाँ पर एजेंसी से ज्वाइन हुआ। एजेंसी का नाम ग्लैमर्स एंटरटेनमेंट था, तो मैं उसके साथ ज्वाइन हुआ था। आज के उसमें रणविजय हमारे वहाँ पर जो रणविजय सर जो हैं उन्होंने हमको वहाँ पे जज किया था, रैंप वॉक हुई थी हमारी, तो वो सारी चीज़ें हैं। और जब मैंने सबसे पहले भाई का जब शूट देखा था ना भाई, मैं भी शॉक हो गया। मतलब हमारा भाई कॉलेज में रह के भी मतलब अलग ही लाइन में चले गया। हम मतलब हम सोचते नहीं थे भाई मतलब इतना ज्यादा अलग चले जाएगा। मुझे भी नहीं इस चीज के बारे में पता था कि मतलब एकदम से रैंडमली मैं ऐसा चला जाऊंगा। मतलब होता है ना कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है कि यार मतलब चकाचौंध, और दिल्ली के बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम में हमारा ऑडिशन हुआ था। और बहुत बढ़िया होटल था वो, ताज होटल करके ऐसे कुछ नाम है, उसी की कैटेगरी में ही है। बहुत बढ़िया होटल था, हमारा ऑडिशन वहाँ पे हुआ। तो फर्स्ट टाइम कोई मिडिल क्लास का बच्चा चकाचौंध देख रहा है, तो बहुत सारी चीज़ होती है कि यार इतना बढ़िया मैंने देखा वो। तो मैंने कहा नहीं, ये करना चाहिए। जब हम उस इंडस्ट्री में घुसे तब पता चला कि यार ये चकाचौंध ही है, असली में आपको अलग चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो कितना टाइम लगा? मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया हुआ, मैं 6 से 7 महीने ही मैंने वहाँ पे स्पेंड करा। क्योंकि क्या था कि हम लोग उस टाइम, मेरे को ये था कि अर्निंग करनी है और अर्निंग पे ध्यान देना था। तो मैं अर्निंग नहीं हो रही थी, तो मैं नहीं हुआ। क्योंकि क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक सूट आज मिल गया और एक सूट मिल रहा है आपको 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद। ऐसा टाइम आने लगा कि महीने में 2 ही सूट मिल रहे हैं और 2 सूट मिल रहे हैं आपको 10,000 15,000 ही पे हो रहे हैं। अब 10,000 पे हो रहे हैं, उसके बाद आप बैठे रहो। घर वाले पूछते हैं क्या कर रहा है, अब हमने क्या अगर जॉब कर रहे हो तो रोज सुबह जा रहे हो, आप 10,000 कमा रहे हो, 15,000 तो वेस्ट है कि कमा रहे हो। बट उसमें क्या 15,000 मिल रहे, पूरे महीने खाली बैठे हो, फिर कुछ नहीं कर रहे आप। तो घर वाले कहने के सोचते कि क्या ही कर रहा है, गलत काम तो नहीं कर रहा। क्योंकि घर वालों की नजरों में ये मॉडलिंग वगैरह कोई नाम की चीज है नहीं, उन लोगों को पता नहीं है। हमारी जनरेशन जो, हम लोग तो नहीं, हाँ लास्ट जनरेशन, हमसे पहले जनरेशन को पता नहीं है कि मॉडलिंग क्या होती है क्या नहीं होती, ये सारी चीजें। तो इसलिए मैंने वहाँ पे अपना प्लान ड्रॉप किया। लास्ट जो मेरा रीजन था ड्रॉप करने का रीजन ये था कि कहीं ना कहीं न्यूड सूट मांगी गई थी कि न्यूड सूट करानी है। और न्यूड सूट के लिए हम लोग नहीं, क्योंकि हमारे कंफर्ट। घर वाले भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं, इसलिए हमने वहां से अपने आप को स्किप करना स्टार्ट करा। और अगर आप एक बार चाहेंगे ना, अगर आपने एक भी दो भी अगर आपने मना किया किसी चीज को, तो आपको ऑटोमेटिकली वो लोग साइड करना शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं आपको अपने आप साइड हो जाओगे। ये चीजें बड़ी खतरनाक कहानी भाई की यार। चलो कोई ना। तो यार भाई को बोल देना है नीरज ट्रैवलर को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई बोल देना आपके फॉलोवर मतलब आप। तो ये मेरा दोस्त नीरज ट्रैवलर, जो कि चैनल नीरज ट्रैवलर के नाम से है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इस तरह के न्यू अपडेट्स देता रहेगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज आकर के और थैंक यू भाई यार। अपनी स्टोरी को बता करके। और मे भी आगे अगर कभी चांस मिला, भाई का कोई भी कमेंट होगा तो भाई से बिजनेस रिलेटेड, आपका बिजनेस रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई फ्रेंचाइजी मॉडल लेना चाहते हो, अदर कोई भी चीज़, तो आप कमेंट में जरूर पिन करें। भाई को स्पेशल बुलाएंगे। हाँ, मे बी आपको, मैं अगर मेरा शेड्यूल फ्री रहा मैं आपके पास जरूर आऊँगा और आपके सारे सवालों का जवाब जरूर मिलेगा यहाँ से। आप बेफिक्र रहिए इस बात से। सो थैंक यू यार। जय श्री राम।